पहले बच्चों नमस्कार। अभी तक अपन ने जो अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट आरबीएससी का स्तर वैद्युतिकी का विद्युत क्षेत्र वाला जो चैप्टर चल रहा है, अभी तक अपन ने उसमें पढ़ा स्तर वैद्युतिकी की परिभाषा, आवेश की परिभाषा, आवेश के प्रकार, आवेशित करने की विधियां, फिर आवेश के गुणधर्म, फिर पढ़ा अपने कूलाम का नियम और फिर पढ़ा अपने कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब इसी इन्हीं कुछ जो कूलाम का नियम जो अपने पढ़ा था, उस कूलाम के नियम पर पहले एक दो सवाल करते हैं, उसके बाद अपन आज पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब दो आवेशों से अधिक आवेश हो तो किसी एक आवेश पर परिणामी बल कैसे निकालते हैं। तो पहले देखिए बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है। सवाल क्या है, देखिए सवाल ये कूलाम के नियम पर आधारित है। सवाल है कि दो आवेश एक दूसरे से यदि 1 मीटर दूरी पर रखे हैं तो उनके मध्य लगने वाले न्यूनतम संभव बल का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला न्यूनतम संभव मीन्स कम से कम जो बल का मान होगा वो मान क्या होगा, ये अपने को निकालना है। तो देखिए दिया क्या यहाँ पे कि दो आवेश तो अपन जानते हैं कूलाम के नियम से बल क्या होता है, F बराबर कहां से, कूलाम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसने क्या क्या दिया, R का मान दे दिया 1 मीटर, मतलब क्या कि उनके मध्य की दूरी का 1 मीटर दूरी पर रखे, कहां रखे 1 मीटर दूरी पर रखे, यानी R का मान कितना हो गया 1 मीटर। अब पूछ क्या रहा है न्यूनतम संभव, K का मान तो फिक्स अपन जानते हैं 9 × 10⁹। अब न्यूनतम संभव बल, तो आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या होता है ये आपको पता होगा, मैंने बताया था आवेश का क्वांटीकरण E, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वही न्यूनतम संभव है। तो न्यूनतम आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या होगा E, यानी अपने यहाँ पे Q1 भी क्या हो जाएगा E और Q2 भी क्या हो जाएगा E। तो यहाँ पे रख दो क्या बन जाएगा F बराबर K, Q1 की जगह भी कितना E, Q2 की जगह क्या E और नीचे R की जगह 1 का वर्ग, तो क्या बन जाएगा F बराबर K E स्क्वायर, F बराबर K E स्क्वायर। ये हो गया न्यूनतम संभव बल का मान। अगर चाहो तो आप इसको संख्यात्मक मान में चेंज कर सकते हो, कैसे, K का मान रख दो 9 × 10⁻9 और E का मान 1.6 × 10⁻−19 का स्क्वायर। तो अपने क्या मैंने यहाँ पे जो मान लिखा है वो किसमें लिखा है, इन K और E के रूप में लिख दिया, तो F बराबर K E स्क्वायर। क्लियर, सवाल समझ आया? तो आप क्या करोगे, पॉज कीजिए और इसको एक बार पढ़िए और इसको सोल्व कीजिए और फिर नोट कीजिए कॉपी के अंदर। तो पॉज कर लो और नोट कर लो, आगे चलते हैं। पॉज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2। देखिए आगे, ये भी कूलाम के नियम के ऊपर ही है, साफ कर रहा हूं, देखिए सवाल नंबर 2 क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन, सवाल नंबर 2 क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। सवाल क्या है मैं लिखता हूं, लिख लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो इनके मध्य लगने वाले विद्युत बल, इनके मध्य लगने वाले विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात कीजिए, दो इलेक्ट्रॉन, सवाल क्लियर है, लिख लिया हुआ मैंने, शायद आपने मेरे साथ नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लीजिए। सवाल क्या, सवाल सुनिए। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये सब, इसका हल लिख रहा हूं मैं खाली इसका, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पे, मान लीजिए दूरी r है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है
तो कुछ दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच में क्या आवेश है, तो विद्युत बल भी लग रहा होगा, यानी एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल भी लग रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान भी होगा। एक चीज क्लियर कर लीजिए, बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं। अगर आवेश होगा तो उसका द्रव्यमान होगा, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका मान होता है, फिक्स होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 यानी 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो हमने क्या करना है, इनके बीच में पहले विद्युत बल निकालना है, यानी वो कहां से निकालेंगे, कूलाम के नियम से। फिर निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल, वो कहां से निकालेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम वाले सूत्र से, F बराबर G m1 m2 r स्क्वायर, जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था। फिर दोनों का अनुपात निकाल लेना, यानी एफ ई के अंदर एफ जी का भाग दे देंगे। तो आपने सवाल नोट कर लिया होगा, ठीक है, सवाल नोट कर लो, फिर मैं इसको पॉज करके आपको पॉज करके नोट करो, फिर मैं हल करवाता हूँ इसको, देखिए आगे, ठीक है। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, फिर यहाँ से हल कर रहा हूँ उसको वापस से, ठीक है, कर लिया कुछ। इसको हल करते हैं, आइए हल करते हैं इसका सॉल्यूशन हल। तो देखिए इधर हल कैसे करेंगे, कि दो इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कुछ दूरी पर रखे, मान लो दूरी अपन ने आर मान ली, दूरी क्या मान ली अपन ने, आर। तो पहले निकालते हैं दोनों के मध्य विद्युत बल का मान, यानी एफ ई का मान। एफ ई कैसे निकालेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ ई क्या आएगा, के का मान कितना, 9 इंटू 10⁹, के का मान फिक्स होता है, मैंने आपको पहले बताया लेक्चर नंबर 2 के अंदर। Q1 का मान कितना, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ Q1 की जगह भी क्या रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और Q2 की जगह क्या रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो रखिए यहाँ पे Q1 की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 की जगह कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नीचे क्या लिखना है, नीचे आर, दूरी तो दी नहीं, दूरी को दूरी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसको हम बाद में करेंगे भी, ऐसा कैसे होगा, क्योंकि उन्हें अनुपात निकालना है, एफ में एफ जी का भाग देना, तो कुछ चीजें कट जाएगी, बाद में इसको हल करने के साथ। फिर निकालते हैं क्या, दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का मान। तो क्या आएगा, एफ जी क्या होता है, एफ जी होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपन सूत्र कहाँ पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में 11th क्लास के अंदर। देखो अपन यहाँ पे क्या किया, जी की जगह क्या आ रहा है, m1 की जगह q1 आ रहा है, m2 की जगह क्या आ रहा है, q2 आ रहा है, और r तो दोनों में कॉमन था। अब करना क्या है, कैपिटल जी का मान फिक्स होता है, कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसका मान फिक्स होता है कितना, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे कैपिटल जी का मान क्या रखेंगे, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m1 क्या है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, m1 की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो यहाँ भी क्या रखेंगे अपन, 9.1 इंटू 10⁻31, यहाँ भी क्या रखेंगे, 9.1 इंटू 10⁻31, और नीचे क्या लिखना है अपने को, आर स्क्वायर। क्या लिखना नीचे, आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, एफ ई और नीचे क्या आ गया, एफ जी। एफ ई क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला विद्युत बल, और एफ जी क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अब करना है क्या, पूछा क्या सवाल के अंदर, कि आप विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना अपने को, एफ ई के अंदर एफ जी का भाग देना है, एफ ई के अंदर एफ जी का भाग देना, डिवाइड कर देते, भाग देते एफ ई के अंदर एफ जी का। तो आप पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कर लिया नोट, पॉज कर लो। अब देखिए मैं यहाँ से ऊपर से फिर से लिख रहा हूँ, अब करना कुछ नहीं, एफ ई के अंदर एफ जी का भाग दे देना। तो ये रहा एफ ई,
एफ ई बटा क्या करना है अपने को, एफ जी करना है। तो एफ ई का मान कितना है, ये पूरा, तो ये कितना है 9 इंटू 10 की घात 9, और यहाँ पे कितना है 1.6 इंटू 10 की घात -19, फिर यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की घात -19, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है आर स्क्वायर, ये वाला। इसमें किसका भाग देना है, इसका एफ जी का भाग देना है, गुरुत्वाकर्षण बल का। ये कितना है, ये रख देते हैं यहाँ पे नीचे। तो इस पूरे के बटे में क्या लिखेंगे, 6.67 इंटू 10 की घात -11। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 9.1 इंटू 10 की घात -31, इंटू में यहाँ पे 9.1 इंटू 10 की घात -31। ये मैं नीचे वाला साफ कर रहा हूँ। अब देखिए नीचे आ आएगा, बटे में क्या आएगा आर स्क्वायर, बटे में क्या आएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, ये 9 इंटू ये बटा ये बचा। तो हम पहले क्या करते हैं, घातों को अरेंज कर लेते हैं। तो घाते देखिए 10 की घात -19 यहाँ पे, -19 यहाँ पे कितना बन जाएगा, 10 की घात -38, 10 की घात -38, और यहाँ पे कितना है प्लस का 9, तो कितना बन जाएगा 38 -38 प्लस 9 कितना बन जाएगा -29, -29 बन गया ऊपर। तो अपन लिख लेते हैं, देखिए ये बन जाएगा, देखो 1.6 इंटू 1.6, इनको गुणा करेंगे, 16 का बड़ा कितना 256, तो ये बन जाएगा कितना 9 इंटू 2.56, ये तो बन गया ऊपर। नीचे संख्या और देखते हैं 6.67, और यहाँ पे 9.1, और यहाँ पे इंटू में 9.1, तो ये नीचे बन रहा है 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1। तो देखिए आप, अब घातों को देखते हैं। ऊपर घात -19 माइनस का 38, 10 की घात -38, ये प्लस का 9। नीचे से घात देखते हैं, तो कितना बन जाएगा -31 और माइनस का 31। अपन ऐसे कर लेते हैं, चलो ऊपर जाके क्या माइनस का 31 माइनस का 31 कितना बन जाएगा माइनस का 62, और ये वाला माइनस का 11 कितना बन जाएगा -73, ऊपर जाके क्या बनेगा प्लस का 73। तो प्लस में देखो कितना बन जाएगा 73 प्लस 9, 73 प्लस 9 कितना बन जाएगा 82, और 82 में से क्या हटाएंगे 38, तो कितना बन जाएगा ये 12 कितना माइनस का 38, 73 प्लस 9 82 में से 38, 12 में से 8 का कितना आ रहा है 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 7, 7 में से 3 गया कितना बचेगा 44, कितना आ रहा है 44। तो घाते कितनी बन जाएगी, ये घाते पूरी आ जाएगी कितनी 10 की घात 44 आ जाएगा, तो 10 की घात 44, ठीक है। और नीचे अगर इसको अपन हल करेंगे, तो हल करने के बाद जो आएगा मतलब गुणा करके जब भाग दें, तो भाग कैसे देना है, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 9.1 को लगभग कितना मान लिया 9। जब इस पूरे को अपन हल करेंगे, तो इसका मान जो आएगा लगभग निकलेगा 2.3 इंटू 10 की घात 39 के करीबन आएगा, कितना आएगा लगभग इसके करीबन आएगा, ठीक। इसको हल करना कुछ नहीं, इसको क्या करना अपने को हल करना है, कुछ नहीं करना, हल करना है, ढंग से हल करना है। तो मैं आपको सवाल समझा था, सवाल समझ में आ गया होगा, और आप इसको पॉज करके हल करोगे कितना रहेगा 2.3 इंटू 10 की घात 39 के करीबन आएगा, ठीक है। ये तो थे दो सवाल किसके ऊपर, कूलाम के नियम पर आधारित है। कल फिर अपने कूलाम के नियम का सदिश रूप भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कूलाम के नियम का सदिश रूप भी पढ़ा था। तो एक सिंपल सवाल बता मैंने, ये आपकी बुक का ही सवाल है, देखो बुक का सवाल क्या, ये भी बुक का ही था, जिसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगला सवाल क्या है, आपके आरबीएससी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आसान सा, एक तो देखो क्या एग्जाम्पल क्या है, सदिश वाला है, कूलाम के नियम के सदिश रूप का एग्जाम्पल है आपका 1.7, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.7, ये सदिश के ऊपर आधारित है, जिसको मैं एग्जाम्पल को लेता हूँ, जिससे आपका कल वाला कंसेप्ट भी क्लियर होगा और सवाल भी समझ में आएगा। तो सवाल क्या, आप बुक खोल के सवाल देखो कौन सा, अब आगे वाला सवाल क्या, इसको आप पोस्ट के नोट कर लो। आगे सवाल कौन सा है, आपकी बुक का 1.7 एग्जाम्पल, सवाल क्या मैं पढ़ रहा हूँ, आपको बुक खोल के इसको सवाल को पढ़ना पड़ेगा, पहले तो पढ़ोगे। तो सवाल में एक बार बोर्ड को साफ कर लो। देखिए सवाल क्या है, अच्छा सवाल है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। सवाल क्या है कि एक बिंदु आवेश Q1, एक बिंदु आवेश Q1 जिसका मान कितना है 2 माइक्रोकूलम, वो 2 मीटर 1 मीटर पे रखा हुआ है। एक बिंदु आवेश है Q1 जिसका मान देखा है कितना
कि बिंदु आवेश एक Q1 है जिसका मान है 2 माइक्रोकुलाम और वो रखा है कहां पर 2 मीटर 1 मीटर पर रखा हुआ है। फिर दूसरा एक आवेश और है जिसको बोल रखा है आवेश Q2 जिसका मान यहाँ पे दे रखा है -5 माइक्रोकुलाम, यानी Q2 दूसरा आवेश है जिसका मान दे रखा है -5 माइक्रोकुलाम और वो रखा हुआ है कहाँ पे, उसका बिंदु दे रखा है कि वो जो आवेश है -2 मीटर 4 मीटर पर रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? -2 मीटर -2,4 पे रखा हुआ है। तो सवाल क्या है कि सवाल यह है फिर स्थित है तो Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। यानी क्या, इस Q2 आवेश पर ये Q1 आवेश कितना बल लगा रहा है ये अपने को निकालना है। किसके ऊपर? कि Q2 पर Q1 कितना बल लगा रहा है, यानी अपने को निकालना है F21 मतलब आवेश 2 पर आवेश 1 के द्वारा लगाया गया बल। अब देखिए यहाँ पे दूरी नहीं दे रखी, क्या नहीं दे रखी यहाँ पे? दूरी। उसके दे दिए कोऑर्डिनेट, निर्देशांक दे दिए। क्या दे दिए? निर्देशांक। आप जानते हो शायद ये x ये क्या होता है x, ये क्या होता है y। यहाँ पे दोनों क्या होते हैं प्लस 2 कोमा एक बिंदु कहीं यहाँ होगा, माइनस का 2 कोमा से बिंदु कहीं यहाँ होगा। तो अपन क्या निकालेंगे? ये दूरी निकालेंगे। तो दूरी से तो लगाएंगे अपन ने क्या पढ़ रखा है? सदिश पढ़ रखा है, यानी अपन बनाएंगे इसका स्थिति सदिश। क्या बनाएंगे? इसका स्थिति सदिश। इसका भी क्या लिखेंगे अपन? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है? किसी बिंदु के मूल बिंदु से स्थिति बताने वाले सदिश को मूल बिंदु के सापेक्ष वो कहां पर रखा हुआ है, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने वाले सदिश को क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश। तो फिर इसका भी क्या लिखना पड़ेगा? स्थिति सदिश। इसका भी क्या लिखेंगे? स्थिति सदिश। तो आइए लिखते हैं इसके स्थिति सदिश को मैं बोल रहा हूँ R1 वेक्टर। क्या बोल रहा हूँ? R1 वेक्टर। तो क्या बन जाएगा? R1 वेक्टर। ये क्या है? x, ये क्या है? y। तो यहाँ x आप क्या आता है? 2ik प्लस jk, 2ik प्लस jk। इसका लिख देंगे अपन 2ik प्लस jk। इसी प्रकार R2 वेक्टर क्या बन जाएगा? R2 वेक्टर बन जाएगा -2ik प्लस 4jk, -2ik प्लस 4jk। तो करना कुछ नहीं, अपने को निकालना है F21। तो अपन जानते हैं कहां से? कूलाम के नियम से, K Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या लिखा था? सदिश वाला। कौन सा सूत्र? सदिश वाला। क्या था? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का क्यूब। कल मैंने करवाया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर, क्या? कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो वहीं से लिखा है मैंने। फिर मैंने कल यहाँ पे बताया था यहाँ लिखना है अंतिम माइनस प्रारंभिक। और मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे 2 से 1 जा रही है, जैसे यहाँ पे 2 1, आप यहाँ क्या कर दो? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कर दो। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैं जब आपको कल समझाया था वहां पर दोनों आवेश समान थे, यानी दोनों मैंने क्या लिए थे? वहां पे प्लस लिए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक आवेश क्या है? माइनस, और एक आवेश क्या है? प्लस। तो मैंने कल एक आपको चीज बताई थी कि हमेशा क्या करना है इस जगह पे? अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो देखे कैसे कि मान लो अपने पास एक आवेश ये है -5 माइक्रोकुलाम और एक आवेश कितना है? 2 माइक्रोकुलाम। ये क्या है? मान लेते ये पहला आवेश और ये दूसरा आवेश। ये तो अपने बोल रखा है। अब ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। तो असमान आवेशों के मध्य बल कौन सा लगता है? आकर्षण का। तो यहाँ पर बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। किधर लगेगा? इधर। यानी अपन कहां जा रहे हैं? 2 से 1, 2 से 1, 2 से 1। तो अंतिम बिंदु कौन सा हुआ? 1, और प्रारंभिक कौन सा हुआ? 2। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? R1 माइनस R2 वेक्टर। क्या लिखेंगे? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर है? इसीलिए ये सवाल करवाया मैंने कि आप हमेशा ये नहीं लिखना है। हाँ, यहाँ पे क्या करना है? अंतिम माइनस प्रारंभिक करना है। क्या करना है? अंतिम माइनस प्रारंभिक। फिर सही है, याद रखना अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो करना कुछ नहीं, R1 आपने लिख लिया, या करना लिख दो यहाँ पे। K का मान कितना हम जानते हैं? 9 × 10⁹। Q1 का मान देखा कितना? 2 माइक्रोकुलाम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। Q2 कितना है? -5। तो चिन्ह के साथ नहीं लिखते, चिन्ह अपन यहाँ एडजस्ट कर दिया। दिशा देख ली कि चिन्ह क्या बताता है कि बल प्रतिकर्षण होगा कि बल आकर्षण होगा। यहाँ क्या लिखेंगे? 5 माइक्रोकुलाम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। और नीचे क्या करना है? R2 माइनस R1। क्या लिखेंगे? R2
माइनस R1 वेक्टर। तो R2 का मान कितना है, ये रहा, माइनस का 2i के प्लस का 4j के में से क्या माइनस करना है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, 2i के प्लस j के का मोड मतलब परिणाम का क्यूब। और यहाँ क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2, R1 कितना है 2i के प्लस j के, और फिर क्या करना है माइनस क्या R2, और R2 क्या ये रहा, माइनस का 2i के प्लस का 4j के। तो लिख दो यहाँ पे कितना है, देखिए हल कर लेते हैं। 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 5 90, और घातों में देखे तो 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 12 और प्लस का 9, माइनस का 12 प्लस का 9, 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 3। और नीचे बात करें क्या आएगा, नीचे देखिए नीचे आ जाएगा, ऊपर तो कितना था 9 इंटू 2 18 90 इंटू 10 की घात माइनस 3, नीचे देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2i, ये माइनस का 2i क्या बन जाएगा, माइनस का 4i के प्लस का 4j के, ये माइनस अंदर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस का j के, 4j के माइनस का j के क्या बन जाएगा, प्लस का 3j के, प्लस का 3j के का मोड की घात 3। और यहाँ पे देखिए ये कितना है 2i के, माइनस का 2i, ये माइनस का 2i, ये माइनस अंदर आएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 2i प्लस 2i क्या बन जाएगा 4i के प्लस का j के, ये माइनस अंदर क्या बन जाएगा माइनस 4j के प्लस j के माइनस 4j के, यानी माइनस का 3j के, माइनस का 3j के। अब परिमाण निकालना आता है जिसका 4i प्लस 3j, यहाँ पे कौन है 4, तो इसका परिणाम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ परिणाम इसका कितना आएगा, देखिए ये घात ये 10, इसको 9 इंटू 10 लिखा, 10 ये घात माइनस 3, ये क्या बनेगा 9 इंटू 10 की घात माइनस 2। नीचे से परिमाण की बात करें तो 4 वर्गमूल के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे साथ में कौन आ गया 4i के माइनस का 3j के, 4i के माइनस का 3j के। तो 4 का वर्ग कितना 16, 3 का वर्ग कितना 9, और 16 में कितना 25, 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना बन जाएगा 5 की घात क्या करनी है 3, तो 5 की घात 3 यानी 9 बटा 125 इंटू 10 की घात माइनस 2, और ये बन जाएगा कितना 4i के माइनस 3j के, 4i के माइनस 3j के। जब आप इसको पूरे को हल करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 7.2 इंटू 10 की घात माइनस 4, 7.2 इंटू करना हल करना, मतलब देखो क्या करो कैसे करोगे, यहाँ 100 लगा देना, क्या लगा देना 100, इसको 10 की घात 2 से गुणा किया, ऐसा कर देना हल कर देना, यहाँ पे 100 से गुणा कर लो 900, तो यहाँ 100 से बाहर भी देना है, 100 से बाहर 10 की घात 2 नीचे, ऊपर के वापस क्या बनेगा 10 की घात माइनस 4, और नीचे क्या जाएगा 125, और यहाँ पे क्या चल रहा है 4i के माइनस 3j के। जब आप इसको इसके बाद समझ गए आप, ये वाला इसमें था, जब 900 के अंदर 125 का भाग देना आएगा 7.2 इंटू 10 की घात माइनस 4, और यहाँ पे क्या आएगा 4i के माइनस का 3j के, और यहाँ न्यूटन। तो ये हो गया सवाल। मेरे को ये सवाल इसलिए करवाया मैंने ये चीज समझाने की कि हमेशा 2 माइनस 1 ही नहीं करना है, क्या करना है हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक करना होता है। तो ये था कूलाम के सदिश रूप पे आधारित एक सवाल था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन। इसको तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए, और समझ आ गया तो खुद हल करने की कोशिश कीजिए बिना देखे। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा करो जब भी आप क्लास में बैठो, एक तरह से क्लासरूम की तरह बैठा करो कि हाँ बस पढ़ना है, पेन और कॉपी उठा के एकांत में आराम से रूम बंद करके अच्छी तरह से। ठीक है, पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आगे पढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत को बुक में लिख रखा है बहुल आवेशों के मध्य बल, बहुल आवेशों के मध्य बल कि बहुत सारे आवेश हो तो कुल बल का मान कितना हो किसी एक आवेश पर, उसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए आगे, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। किसी ने पॉज नहीं किया तो बैक भी जा सकता है ना, वापस फिर जाके पॉज कर सकता है।
तो देखिए आगे पढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले? अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसी को बोलते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल, यानी बहुत सारे आवेशों के मध्य बल क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं अपने पास कोई एक आवेश है यहाँ पे Q, एक आवेश है यहाँ पे Q, और एक दूसरा आवेश मान लो यहाँ पे Q1, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य बल लगेगा, तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है R1। क्या मान इनके बीच की दूरी R1, तो ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, तो मानते हैं ये बल लगाएगा F1। इसी प्रकार मान लो कि कोई दूसरा आवेश यहाँ रखा हुआ है Q2, तो ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, मान लेते हैं ये बल लगा रहा है F2। क्या लगा रहा है? F2, और ये दूरी अपन मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो तीसरा आवेश रखा है यहाँ पे, कौन सा आवेश रखा है? तीसरा आवेश, ये भी क्या करेगा? इसके ऊपर बल लगाएगा, तो मान लेते हैं ये इधर बल लगा रहा होगा, मान लेते हैं F3। ऐसे करते गए पहला आवेश, दूसरा आवेश, 3 4 5 6 7 8, मान लो जितने भी रखे, तो मान लीजिए सबसे लास्ट में जो आवेश है उसको मैं बोल रहा हूँ रखते गए, और ये रखा हुआ है Nवा आवेश। कौन सा आवेश? Nवा, मतलब तीसरा चौथा पांचवा छठा जो भी है, तो ये Nवा आवेश, और ये दूरी अपन मान लेते हैं Rn। तो ये यहाँ पे बल लगा रहा होगा, उसको मैं बोल देता हूँ Fn। क्या बोलता हूँ? Fn, मतलब nवे आवेश द्वारा इस आवेश Q पर लगाया गया बल। इस Q पर कुल बल कितना होगा? मान लेते हैं इसके ऊपर कुल बल जो F है, F वेक्टर, क्योंकि बल कैसी राशि है? सदिश राशि। ये क्या होगा? इन सभी के सदिश योग के बराबर होगा, इन सभी के सदिश योग के बराबर होगा। बस यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का परिणामी उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो क्या करोगे? आप पहले परिभाषा लिखोगे, फिर डायग्राम बनाओगे, फिर ये लिखोगे। तो मैं पहले परिभाषा आपको फिर से लिखवा रहा हूँ, परिभाषा मैं लिखवा रहा हूँ, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आप भी मेरे साथ साथ लिखोगे, या तो भी पॉज कर लेना है। देखिए इधर पहले मैं इसकी मैंने आपको समझाया, अब मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, फिर डायग्राम, फिर ये वाला फॉर्मूला, और फिर इसको आगे करेंगे कंटिन्यू। तो देखिए परिभाषा क्या बन जाएगी, डेफिनेशन इसकी क्या होगी, लिखिएगा आप भी साथ साथ। किसी इस सिद्धांत के अनुसार क्या लिखेंगे? इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का परिणामी मतलब नेट बल, कुल कितना आ रहा है बलों का परिणामी उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। और एक चीज और देखना है यहाँ पे कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। मतलब इनके बीच में मान लो पहले बल लग रहा है 2 न्यूटन, कितना लग रहा है? 2 न्यूटन, तो तीसरा आवेश आने के बाद भी इनके मध्य बल इतना ही लगता रहेगा, हाँ, लेकिन परिणामी बल चेंज हो जाएगा। इसमें आगे फिर से लिखेंगे, क्या लिखा आपने? किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का परिणामी उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, वह किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेशों की दूसरा आवेश रखा है या नहीं रखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है,
नहीं होता है। ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आप परिभाषा नोट कीजिए अच्छी तरह से, पॉज कर लो, नोट कर लो, सही समझ में आ गया। मैं फिर से बताता हूँ कि किसी एक आवेश, मान लो बहुत सारे आवेश रखे हो, किसी एक पर सारे बल लगा रहे हैं तो कुल कितना होगा, सबको जोड़ लो। कैसे जोड़ना है, सदिश जोड़ लो। हमें करना है सदिश योग। सदिश योग करना आता होगा कि हम कौन वर्ड पे कैसे जोड़ते हैं। जैसे अपन 11 में पढ़ते थे आर बराबर वर्गमूल के अंदर रूट के वर्गमूल के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा वाले सूत्र से जोड़ लेंगे। अभी सवाल भी करवाने से बात नहीं, सवाल से क्लियर होगा। तो आप परिभाषा पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर इसका मैं डायग्राम सुना दूं, उसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉज कर लो आप, मैं रब कर रहा हूँ, कर लिया पॉज, ओके। ओके मैं थोड़ा समझाता हूँ उसको ना, देखिए आप। तो क्या बन जाएगा, आज तो सवाल तो हो नहीं पाएंगे अपना, ये हो पाएगा केवल डेरिवेशन, ठीक है। फिर आगे सवाल कल करेंगे, अभी मैं केवल इसका वो करवाता हूँ। तो अपने क्या किया था, डायग्राम पहले बनाया था कि एक आवेश क्या माने थे Q1, ये इधर बल लगा रहा कितना Q, मतलब ये बल लगा रहा होगा F1, ये दूरी अपने क्या मानी R1। ऐसे कोई दूसरा आवेश होगा, इधर बल लगा रहा होगा कितना F2, ये आवेश Q2, दूरी कितनी मानी अपन ने R2। ऐसे करते गए 1 2, मान लो ये NO आवेश, जिसको मैंने क्या बोल दिया Qn, इधर बल कितना लगा रहा होगा ये Fn। तो कुल बल कितना होगा इस Q आवेश पर, इस Q आवेश पर कुल बल कितना होगा, इन सभी को जोड़ लो, F1 को F2 को और Fn को। लेकिन जोड़ना कैसे है, सदिश के साथ। क्यों जोड़ना सदिश के साथ, क्योंकि बल क्यों जोड़ना सदिश के साथ, क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि। तो क्या करेंगे, F वेक्टर यानी Q आवेश Q पर, आवेश Q पर परिणामी बल, आवेश Q पर परिणामी बल क्या आएगा, F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस प्लस Fn वेक्टर। अब F का मान कहां से आएंगे, F1 का मान कूलॉम के नियम से क्या आता था, K Q1 Q2, ये मान लो Q1, ये मान लो Q2, नीचे क्या आएगा R1 का स्क्वायर, ये दूरी का वर्ग, और साथ में क्या लगाएंगे R1 का K। ये किसको बताएगा, इकाई सदिश को, जिसकी साइड में क्या है Q1 से Q2, Q1 से Q, इसी बार क्या आएगा K Q Q2, नीचे क्या आएगा R2 का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे R2 के प्लस, सबको जोड़ लेंगे प्लस प्लस, लास्ट में कौन सा आएगा, इसके और इसके मध्य बल क्या आएगा K Q Qn Rn का स्क्वायर, यहाँ पे Rn। मैंने कुछ नहीं किया, इसके बीच में बल निकाला कूलॉम के नियम से, इसके बीच में बल निकाला कूलॉम के नियम से, सबके जैसे तीसरे चौथे और सबको जैसे डैश डैश सबको जोड़ लिया। यहाँ तक नोट कीजिए, पॉज कर लो। और एक चीज और समझना यहाँ पे कि देखिए सबसे KQ सबसे कॉमन आ गया, KQ सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको निकाल लो बाहर। पॉज कर लो, नोट लो, आगे करते कंटिन्यू। देखिए इधर इन सबसे क्या निकाला, KQ कॉमन निकाला, तो F वेक्टर बराबर KQ आ गया कॉमन, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, R1 के प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 के प्लस प्लस प्लस, लास्ट में क्या बचेगा Qn अपॉन Rn स्क्वायर, और यहाँ पे Rn का K। अब देखिए K को अपन क्या देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या जाएगा इसको 1 इंटू Q यानी Q, यहाँ लगा देंगे सिग्मा, क्या लगा देंगे सिग्मा। मैथ्स में सीरीज को ऐसे लिखने का एक तरीका होता है, यहाँ लिखेंगे QI के, और यहाँ पे QI RI स्क्वायर, और यहाँ पे RI के, जहाँ पे I क्या है, I का मान है 1 से n, ये आ गया F वेक्टर। ये हो गया इसका गणितीय, मतलब किया कुछ नहीं, ये थोड़ी सी मैथ्स लगा दी मैंने यहाँ पे। यही अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब करना कुछ नहीं है, सारे बलों का सदिश योग करना है, यही अपना अध्यारोपण का सिद्धांत है। आपको इसको पॉज कर लो, अच्छी तरह से नोट कर लो, समझिए, अच्छी तरह समझना है। फिर भी नहीं आता तो कल सवाल और करवाएंगे, इसके ऊपर और क्लियर करेंगे। अभी केवल ये मैंने सिद्धांत पढ़ा है, बाकी इसके ऊपर सवाल और लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर करिएगा। अगर कोई आपको कमी लग रही है इसके अंदर या कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ओके, थैंक यू।